राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी आरजीबीसी ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आंबेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। यह दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये गाय पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, आरजीबीसी, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी आरजीबीसी ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आंबेडकर जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी
और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं, आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा, और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है
तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता, कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि
अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाली निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी ओबीसी, पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मंडल तो देश को बांट देगा, और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या,
तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा। इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता। कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये गाय पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर नहीं हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे। पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है।
जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाली निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा।
और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी, एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई, तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है, वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता। कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की जाए पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर नहीं हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे। पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया।
पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज़्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी सैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को CWC, CEC, AICC के जनरल सेक्रेटरी और HPCC, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन AICC OBC, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक MLA मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए
ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है ओबीसी का अपमान, यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा, और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था, ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता, कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की जाए पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया
मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज़ बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज़्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी सैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को CWC, CEC, AICC के जनरल सेक्रेटरी और HPCC, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन AICC OBC, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक MLA मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी
ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है ओबीसी का अपमान, यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा। और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई, तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है, वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता। कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है,
उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा है पेजर ब्लास्ट और जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज़्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाली निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी सैलजा जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से
कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा। और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था, ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी, एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई, तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है, वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता,
कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है, जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर नहीं हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में, जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी सैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है।
जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी, एक ओबीसी उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा। और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था, ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी, एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई,
तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता, कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति, ओबीसी, पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है,
मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी, एक ओबीसी उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, यह पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा, और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में यह भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था, ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे,
सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता, कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज़्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है, और महाराष्ट्र में
जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी एक ओबीसी, उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मंडल तो देश को बांट देगा, और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे, ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या,
तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा। इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी एससी एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता। कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये गाय पेजर ब्लास्ट और जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर नहीं हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे। पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है।
जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाली निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी ओबीसी, पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी शैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को सीडब्ल्यूसी, सीईसी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और एचपीसीसी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक एमएलए मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनका तिरस्कार और उनके साथ पूरे ओबीसी समाज का तिरस्कार करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस का राजनीतिक डीएनए ओबीसी का अपमान वाला है। कांग्रेस चिल्लाकर कहती है, ओबीसी का अपमान यही मेरा पहचान। सीताराम केसरी, एक ओबीसी उनके पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष थे, तो सीताराम केसरी की धोती कुर्ता फाड़ कर उनको सोनिया गांधी के गुर्गों ने अध्यक्षता पद से कैसे निकाला था, फिर उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस के प्रथम परिवार इंदिरा गांधी जी ने, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि यह मंडल तो देश को बांट देगा।
और राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आरक्षण लेने वाले सभी लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ये बुद्धू होते हैं। और कैसे अलग कहेंगे? ये तो आरक्षण विरोधी टिप्पणी नेहरू जी से शुरू होती है। 1961 में आरक्षण का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण जिसको मिलता है वो इनकॉम्पिटेंट और सेकंड क्लास होता है। ओबीसी प्रधानमंत्री जो देश को मिला है, जो पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है और तीसरी बार बने हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आए दिन नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, वैसे वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तेरी जाति क्या, तू है कौन, कब्र खुदेगी तेरी, हिटलर की मौत मरेगा, तू गंगू तेली है, तू भस्मसूर है, तू मौत मरेगा, इस प्रकार की टिप्पणी ओबीसी प्रधानमंत्री के विषय में भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। और जो सबसे ज्यादा गाली ओबीसी समाज को देता है, राहुल गांधी ने भी दी है, तो उनकी पदोन्नति होती है। उन्होंने तो एक ओबीसी वर्ग को चोर भी कहा था। ये राहुल गांधी के कृत्य हैं, उनको कन्विक्ट भी किया गया था। कांग्रेस यहां पर नहीं रुकती। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में डाला था कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण छीनकर मुस्लिम वोट बैंक को देना है। कांग्रेस ने यह करने की शुरुआत भी की थी। यूपीए के जमाने में बिल भी बनाए जा रहे थे। सलमान खुर्शीद ने आकर ऐलान भी किया था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 27% ओबीसी आरक्षण से हम एक चंक काट कर मुस्लिम को धार्मिक आधार पर दे देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जामिया और एएमयू में एससी, एसटी समाज के आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। और केवल यही नहीं, आज जब उनकी सरकार कर्नाटका में है तो वहां पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बातें करके कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के आरक्षण में सेंधमारी करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जब 77 ओबीसी जातियों में 75 ओबीसी जाति मुस्लिमों की जोड़ी गई तो उस पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, पर कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी करती है वो एक भी बार ओबीसी समाज के अधिकार मारे जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस केवल ओबीसी का चोला पहनकर हिंदू समाज को बांटने के लिए आती है। वैसे मैं खुद मुस्लिम समाज से हूं और पसमानदा होने के नाते मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में किस प्रकार का भेदभाव होता है। अशरफ समाज तो पसमानदा समाज को मस्जिदों में नहीं घुसने देता, साथ में बैठने नहीं देता। कई जगहों पर इतना भारी भेदभाव होता है। जुलाहा, हलालखोर, अंसारी, घोसी, धोबी, ये सभी लोग प्रताड़ित होते हैं, पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इन पिछड़े मुसलमानों के लिए, इन पसमानदाओं के लिए कभी एक शब्द नहीं बोलता। यदि आप पिछड़ों के इतने बड़े हमनवा है तो कभी क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि केवल हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम समाज में वोट बैंक जिहाद कराओ, यही इनका एक पूरा का पूरा लक्ष्य है। और आज मैं चाहता हूं, इस अधिकृत रूप से मैं मंच से मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो अजय सिंह यादव जी ने अपना अपमान जो हुआ है उनके साथ, जो ओबीसी समाज के साथ अपमान हुआ है, उसके बारे में जवाब देने का काम स्वयं राहुल गांधी जी करे और कांग्रेस पार्टी के लोग करे। इधर उधर ना भागे और अपनी कटिबद्धता अगर इन समाजों के लिए है तो बताए कि आप अपने घर में, अपनी पार्टी में ओबीसी समाज का अपमान लगातार क्यों करते हैं। शहनाज जी, आज जिस तरीके से राशिद अल्वी ने तुलना की है पेजर इजराइल से और ये कहा पेजर ब्लास्ट और जैसे वहां पर होता है वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ईवीएम टेम्परिंग पर सवाल उठाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक सवाल उठाया, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? मित्रों, आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि 3:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता होनी है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर। संभवतः आपके न्यूज़ रिपोर्ट से ऐसे ही अनुमान होता है कि चुनावों की तिथि वो शायद घोषणा करेंगे, पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया,
पर यहाँ पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना है। हरियाणा में भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी बचाओ कमेटी बैठी थी, RGBC, राहुल गांधी बचाओ कमेटी। ये राहुल गांधी बचाओ कमेटी RGBC ने तय किया कि ईवीएम को दोष दो, फिर उन्होंने तय किया कुमारी सैलजा को दोष दो, सबको दोष दे दो, राहुल गांधी पर कोई आंच ना आन पाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव दर चुनाव हारे, 80 से ज़्यादा चुनाव हारे, पर राहुल गांधी अर्थात बेटा पर नो सवाल, इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सब सवाल। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस बौद्धिक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब तेलंगाना में ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तब तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, कश्मीर में ठीक होता है, जो पंजाब में जीते ठीक होता है, दिल्ली में जीते ठीक होता है, और जैसे ही हरियाणा में हार मिलती है तो ईवीएम को देते हैं गाली। ये दिखाता है ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आम्बेडकर जी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई लोग अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखेंगे। ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखने वाला बयान है, ये बहाना बनाने वाला बयान है, ये अपनी हार को स्वीकारने वाला बयान है, क्योंकि असलियत में झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, केवल डेमोग्राफिक जिहाद और केवल आदिवासियों के अधिकार को मारने का काम किया है। और महाराष्ट्र में, जहां पर विकास का काम महाराष्ट्र में बीजेपी और हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है, जहां पर हमने विरासत को संवारने का महाराष्ट्र की काम किया है, जहां पर हमने बहनों के लिए लाड़की बहना जैसी दुनिया की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक शुरू करने का काम किया है, कांग्रेस तो केवल वोट जिहाद पर चल रही है। तो कांग्रेस के पास क्योंकि अब आ चुका है कि उनको चुनाव में हार मिलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिलवाया है और पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल निशान खड़े करने का काम करते हैं। ये दिखाता है कि जब चुनाव जीतते तब तो ठीक है, वरना चुनावों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जाति ओबीसी पत्रकारों को भी पूछना उनकी जाति क्या है, मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम जो करते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और पिछड़ा विरोधी राजनीतिक डीएनए लेकर चलते हैं। आज इसका सबूत प्रत्यक्ष रूप में सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो हरियाणा चुनाव में हमने देखा ही है कि कैसे राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर दलितों के और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, और कैसे उस बयान के बाद कुमारी सैलजा, जो दलित नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको भी खत्म करने की साजिश कांग्रेस में कैसे रची गई, उसको भी हमने पूरे हरियाणा चुनाव में देखा है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में इन सभी समुदायों ने, इन सभी समाजों ने एक तरफा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर अब मित्रों, कांग्रेस का जो मूल ओबीसी विरोधी डीएनए है, राजनीतिक डीएनए, आज उसका खुलासा करने का काम कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चे के, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बाकायदा लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मूल सोच को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, और उनका ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, अहिरवाल समाज को CWC, CEC, AICC के जनरल सेक्रेटरी और HPCC, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती। चेयरमैन AICC OBC, मतलब वो अपने पद की बात कर रहे हैं, ये मात्र एक आईवॉश, हुस्न अफरोजी का एक पद है, और ये टूथलेस पद है, मतलब कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस के एक MLA मामन खान ने जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, पर फिर भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के इतने बड़े नेता की बातों को न केवल अनदेखा करने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी